जैसे कि आप लोग को पता है, इतिहास का पहला चैप्टर हम लोग शुरू कर चुके हैं जिसका नाम है ईंटें मनके तथा अस्थियां, जहां पर हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। इसी चैप्टर का आज ये चौथी क्लास है, यानी पार्ट 4 है। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर का 3 क्लास ले चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब में सर्च करना हिस्ट्री चैप्टर 1 बाय तनु क्लासेस, तीनों क्लास को देख लेना, तभी ये क्लास में आपको मजा आएगा। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है पिछली क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग यहाँ से आगे पढ़ेंगे। हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? तो हम लोग पढ़ रहे थे हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन। तो हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन हम लोग पढ़ चुके थे, आर्थिक जीवन भी पढ़ चुके थे। आज हम लोग धार्मिक जीवन को पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब हड़प्पा सभ्यता का धर्म वहाँ पर कैसा था, कौन सा धर्म को माना जाता था, कौन सा धर्म को वहाँ पर पूजा जाता था, मूर्ति पाई जाती थी या नहीं, कौन सी मूर्ति पाई जाती थी, किस भगवान की पूजा होता था, ये सब कुछ आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हम लोग पढ़ रहे थे सामाजिक जीवन, यानी हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था, वहाँ के लोग किस तरह से मिलजुल कर रहते थे, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, ये सब हम लोग पढ़ रहे थे सामाजिक जीवन में। फिर आर्थिक जीवन भी हम लोग पढ़ चुके थे इससे पहले वाली क्लास में। आर्थिक जीवन का मतलब क्या हुआ कि वो लोग पैसे कैसे कमाते थे, क्या क्या काम करते थे, है ना, कौन सा खेती कैसे करते थे, पशुपालन कैसे करते थे, यानी बेसिकली वो लोग क्या क्या काम करते थे और उनका समाज कैसा था। यानी सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। हड़प्पा में सिंचाई के प्रमुख स्रोत, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती कैसे करते थे, खेतों में पानी कैसे देते थे। सिंचाई करना मतलब क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के लोग फसलों को पानी कैसे देते थे। ये आपके 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है अपने फसलों को पानी कैसे देते थे, यानी कहने का मतलब सिंचाई कैसे करते थे। तो मुख्य रूप से प्यारे बच्चों वो लोग भी वही सब चीज़ का इस्तेमाल करता था जैसे बाकी लोग करते थे। जैसे कि वो लोग नदी का इस्तेमाल करता था, आपको पता है सिंधु नदी से वो लोग पानी लेते थे और फसलों को देते थे, जिसकी वजह से सिंधु नदी के अगल बगल का ज़मीन काफ़ी उपजाऊ था, तो नदी का इस्तेमाल करते थे। दूसरा नहर, है ना, नदी से वो लोग नहर बनाते थे और नहर का इस्तेमाल करते थे सिंचाई के लिए, यानी फसलों को पानी देने के लिए। फिर तीसरा वो लोग कुआं बनाता था, कुआं, कुआं से भी पानी निकाल करके वो लोग सिंचाई करते थे। चौथा क्या है? तो चौथा है तालाब। तालाब को ही हम लोग कहते हैं जलाशय। जलाशय का मतलब होता है जहाँ पर पानी को जमा करके रखा जाता था। जैसे मान लीजिए बारिश हो रही है ना, जैसे मान लीजिए बारिश हो रही है तो बारिश का पानी को तालाब, पहले एक तालाब खोद लिया जाता था, फिर जब बारिश होती थी तो वो पानी तालाब में जमा रहता था, फिर इसी तालाब का पानी को लेकर के हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने खेतों में देते थे और इस तरह से सिंचाई होती थी। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है 2 नंबर में कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सिंचाई कैसे करते थे, अपने फसलों को पानी कैसे देते थे। तो वो लोग नदी का इस्तेमाल करते थे, नहर का इस्तेमाल करते थे, कुआं का इस्तेमाल करते थे और तालाब, जिसको जलाशय कहते हैं, जलाशय मतलब जहाँ पर पानी को जमा करके रखा जाता है, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर वही चीज़ है, हड़प्पा में सिंचाई के प्रमुख स्रोत जलाशय या जलकुंड, जलाशय और जलकुंड। हड़प्पा सभ्यता में बड़े बड़े जलाशयों और जलकुंड का निर्माण किया गया था जो वर्षा के पानी को संग्रहित करते थे। इन जलाशयों का उपयोग कृषि और घरेलू उपयोग के लिए किया जाता था, है ना। इस तरह से अभी किया जाता है, तो पहले के ज़माने में ऐसे ही तालाब खोद लिया जाता था, उसी तालाब को या तो जलाशय या जलकुंड कहा जाता है। यहाँ पर जब वर्षा होती थी तो वर्षा की पानी को जमा करके रखा जाता था, बाद में उन्हीं पानी को लेकर के कृषि यानी खेती किया जाता था, और घरेलू उपयोग यानी घर के काम में भी पानी की ज़रूरत होती है, घर का काम में, नहाने में, ये सब चीज़ करने में, तो वहाँ भी उन्हीं पानी का इस्तेमाल किया जाता था और खेती करने में भी उस पानी का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा है नहर प्रणाली। नहर प्रणाली मतलब क्या, किस तरह से नहर बनाया जाता था। जैसे मान लो 1 मिनट के लिए कि यहाँ पर बहुत बड़ी नदी है, यहाँ पर क्या है, बहुत बड़ी नदी है, अब हमारा खेत इस जगह पर है, अब हम यहाँ पानी कैसे लाएंगे, तो यहाँ पर एक तरह से नहर बनाया जाता था, छोटा सा, है ना। देखिए नाला जो होता है, नाला, नाला बहुत छोटा होता है, नाला तो आप जानते हैं। नहर जो है थोड़ा उससे बड़ा होता है ना, नदी से छोटा होता है लेकिन थोड़ा नाला से बड़ा होता है, नाला से। तो नहर क्या है, तो बेसिकली मान लो ये कोई नदी है, ये क्या है, कोई नदी है, हमारा खेत जो है इस जगह पर है खेत, अब हमको नदी का पानी को यहाँ लाना है, इतना दूर कैसे लेके आएंगे, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, हम एक नहर बनाएंगे और इस नहर से पानी को यहाँ लेके आएंगे और फिर इस पानी को खेत में इस तरह से डालेंगे, तो इसको कहते हैं नहर। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता में नहर भी मिला है ना, तो यानी नहर से भी वो लोग सिंचाई करते थे। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि सिंचाई के लिए नहरों का उपयोग किया जाता था, जो नदी के पानी को खेतों तक पहुंचाने में सहायक होती थी, यानी नदी का पानी जो है खेतों में लाया जाता था नहरों के द्वारा। यह प्रणाली खेतों में पानी वितरण को नियंत्रित करती थी। तो जैसे आप देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ कोई बहुत बड़ी नदी है,
अब उस पानी को यहाँ लेके आना है, तो हम क्या बना दिए, एक नहर बना दिए और फिर वहाँ का पानी को यहाँ लेके आ गए, फिर यहाँ से खेत में डाल देंगे। तो पहले तो वो लोग तालाब का इस्तेमाल करता था, जिसको कहा गया जलाशय या जलकुंड। दूसरा नहर का इस्तेमाल करता था। तीसरा है प्यारे बच्चों कुएं का इस्तेमाल। कुआं जो कि हमने बताया कि निजी और सामुदायिक कुएं जल उपलब्धता के स्रोत थे, है ना। बहुत सारे लोग थे जो अपने लिए, जैसे होता ना कि कुछ कुछ लोग मान लो बहुत अमीर है, तो उन्होंने क्या किया, अपना खुद का एक कुआं बनवा दिया, है ना। जैसे मान लीजिए हम हड़प्पा सभ्यता में हैं और हम क्या थे, बहुत अमीर थे, तो हम क्या करेंगे, अपने लिए कुआं बना देंगे और उस कुआं का पानी सिर्फ हम लोग ही इस्तेमाल करेंगे, हमारे परिवार के लोग ही इस्तेमाल करेगा, और उस कुआं का पानी को लेकर के हम खेतों में भी देंगे ताकि खेतों में फसल ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो वही चीज़ है, सिंचाई के लिए कुएं यानी निजी और सामुदायिक कुएं जल उपलब्धता के स्रोत थे जो सिंचाई और घरेलू उपयोग के लिए आवश्यक पानी प्रदान करते थे। वो लोग सिंचाई करने के लिए कुआं भी बनाते थे, और ये जो कुआं है निजी भी होता था। निजी का मतलब हुआ कि कुछ लोग जो खुद का कुआं बनाते थे, जो बहुत अमीर होते थे वो खुद का कुआं बना लिया, कुछ लोग जो बहुत अमीर नहीं होते थे तो कई सारे लोग मिल करके आपस में कुआं बनाते थे, है ना। तो निजी मतलब हुआ खुद का, सामुदायिक मतलब हुआ बहुत सारे लोग मिल करके, इस तरह से वो लोग कुआं बनाते थे और जो सिंचाई और घरेलू उपयोग के लिए आवश्यक पानी प्रदान करते थे, और उस कुआं से वो लोग सिंचाई भी करते थे, है ना, खेतों में पानी भी देते थे कुआं से, और खुद का घर के लिए भी इस्तेमाल करते थे कुआं का, ठीक है। उसके बाद हल तथा बैल से खेत को जोता जाता था, ये तो हम आपको बता ही दिए हैं, है ना। हल का इस्तेमाल वो लोग करते थे, जिस तरह से हल और बैल का इस्तेमाल करते हैं खेत को जोतने के लिए। देख रहे हो ये खेत का क्या हो रहा है, ये खेत को जोता जा रहा है। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता के लोग भी हल और बैल का इस्तेमाल करता था खेत को जोतने के लिए। ये बात कहाँ से पता चला है, कालीबंगा से। कालीबंगा से हम लोगों को पता चला है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग हल और बैल का इस्तेमाल करते थे खेत को जोतने के लिए। फसल काटने के लिए पत्थर के हाशियों का इस्तेमाल किया जाता था, है ना। हाशी मतलब क्या होता है, फसल काटना। जैसे ये देखिए, ये है ना, ये पत्थर का बना हुआ है, तो इस तरह से वो लोग चीज़ों का इस्तेमाल करता था फसल को काटने के लिए। तो वही चीज़ है कि फसल जब हो जाता था तो उस फसल को काटने के लिए इस तरह से पत्थर का हाशिया बनाता था, पत्थर का बनाता था, फिर उसको लेके काटता था फसल को। आज के दिन हम लोग ये सब लोहा का बनाते हैं, है ना, लोहा का बना करके फसल को काटते हैं। आजकल तो बहुत सारा मशीन निकल गया फसल काटने वाला, है ना, और लोहा का हाशिया होता है। लेकिन पहले ज़माने में क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में लोहा नहीं मिला, हड़प्पा सभ्यता लोग कौन सा धातु का इस्तेमाल नहीं करता था, लोहा। तो क्योंकि वहाँ लोहा नहीं था तो वो लोग पत्थर का हाशियों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अब हम लोग प्यारे बच्चों, है ना, अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। 5 नंबर में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था। धार्मिक जीवन का मतलब हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सा धर्म को मानते थे, कैसे पूजा करते थे, कितने धर्म के लोग वहाँ पर थे, अंतिम संस्कार कैसे होता था, जब लोग मर जाते थे तो उनको उनके साथ क्या होता था। कहा जाता है कि जब वहाँ पर लोग मर जाते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, तो 3 तरह से उन लोगों के साथ होता था। पहले या तो कुछ लोगों को दफना दिया जाता था ज़मीन में, जैसे मुस्लिम लोग अभी करते हैं कि किसी को भी जो मर जाते हैं उनको दफना दिया जाता है। फिर दूसरा तरीका पता है क्या होता था, कि मान लो कोई मर गया तो उसको खुला छोड़ देता था ताकि जानवर पक्षी वगैरह उसको खा ले। मान लो कोई आदमी मर गया तो उसको खुला छोड़ देता था ताकि कोई जानवर, कुत्ता वगैरह या कोई भी चिड़िया वगैरह उसको खा ले। फिर उसका जो हड्डी बच जाता था उस हड्डी को जमीन में गाड़ दिया जाता था। और तीसरा तरीका था कि उसको जला दिया जाता था, फिर लास्ट में जो राख बचता था उसको जमीन में दफना दिया जाता था। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता में अंतिम संस्कार होता था, ऐसा कहा जाता है। समझ गए। तो अब हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन कैसा था। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में कोई लिखित ग्रंथ या स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं, यानी कोई लिखित सबूत नहीं मिला है कि हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था, वहां पर धर्म को मानते थे या नहीं, इसके बारे में कोई स्पष्ट प्रूफ नहीं मिला है। लेकिन कुछ कुछ चीजों को देखने के बाद पता चला है कि ऐसा था। इसलिए तो हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में कोई लिखित या कोई स्पष्ट प्रूफ नहीं मिला, प्रमाण नहीं मिला। लेकिन इसीलिए इतिहासकारों ने खुदाई में मिले अवशेष, जैसे कि मूर्ति, जब वहां खुदाई किया तो क्या मिला, मूर्ति मिला, मोहर मिला, वेदिया मिला। वेदिया क्या होता है, जहां पर आग जलाया जाता है, अभी आपको हम चित्र भी दिखाएंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में कोई भी लिखित प्रूफ नहीं मिला। लेकिन जब वहां खुदाई किया गया तो खुदाई के दौरान बहुत सारी मूर्ति मिली, बहुत सारा मोहर मिला, और उन मोहरों में भी मूर्ति का चित्र बना हुआ था। बहुत सारी वेदिया मिला, वेदिया
इन सब चीजों के आधार पर उनके धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी दी है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन जब वहाँ खुदाई किया गया तो जमीन के नीचे मूर्ति वगैरह मिली, मुहर मिला और भी बहुत सारी चीजें मिली, जिनसे पता चला, जिनके आधार पर हम लोग वहाँ पर धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं। अब क्या क्या, तो देख लीजिए धार्मिक जीवन की मुख्य विशेषताएं। सबसे पहला, हड़प्पा सभ्यता में अब तक कोई भी मंदिर नहीं मिला, ना ही ऐसा कोई भवन मिला है जिसे हम लोग निश्चित रूप से मंदिर कह सकते हैं। तो याद रखना, हड़प्पा सभ्यता में कोई भी मंदिर नहीं मिला, ना ही कोई ऐसा घर मिला जिसको देख के हम लोग कह सकते हैं कि यह मंदिर है। तो हड़प्पा सभ्यता में कोई भी मंदिर नहीं मिला, ना ही कोई ऐसा घर मिला जिसको हम लोग कह सकते हैं कि यह मंदिर है। दूसरा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से कई मिट्टी की स्त्री मूर्तियां मिली है, यानी मोहनजोदड़ो से भी, मोहनजोदड़ो एक जगह है हड़प्पा सभ्यता का और एक जगह है हड़प्पा, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों जगह से बहुत सारी मूर्ति मिली है, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति। और इतिहासकारों ने इन्हें मातृ देवी की मूर्तियां मानते हैं। इससे लगता है कि लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, इससे लगता है कि लोग इन मूर्तियों की पूजा करते थे, क्योंकि हड़प्पा में जब खुदाई किया गया और जब मोहनजोदड़ो में भी खुदाई किया गया, इन दोनों जगह में जब वहाँ पर खुदाई किया गया तो खुदाई के दौरान नीचे में, जमीन के नीचे बहुत सारी मूर्ति मिली, और ये सारी मूर्ति जो है महिलाओं की थी, स्त्रियों की थी। स्त्री मतलब महिला। तो महिलाओं की मूर्ति आखिर क्यों बनाई गई होगी? लोगों ने सोचा कि आखिर महिलाओं की मूर्ति क्यों बनाई गई, पुरुषों की क्यों नहीं बनाई गई? तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर महिलाओं को बहुत ज़्यादा सम्मान था, यानी यहाँ पर महिलाओं को पूजा जाता था, और उसका नाम क्या रखा? मातृ देवी। आज के दिन, आज हम लोग उन्हीं मातृ देवी को, यानी उन्हीं मूर्तियों को, उन्हीं देवियों को हम लोग दुर्गा, दुर्गा देवी, काली देवी, चंडी, गौरी, ये सभी नामों से हम लोग जानते हैं, है ना। तो आप समझते हो ना कि दुर्गा माँ, काली माँ ऐसे बोला जाता है। तो ये जो दुर्गा, काली, चंडी, गौरी, ये सभी क्या है? ये सभी स्त्री की मूर्ति है, महिलाओं की मूर्ति है, यानी तो कहा जाता है कि इस तरह से मातृ देवी की पूजा होती थी हड़प्पा सभ्यता में, और उन्हीं मातृ देवी को आज इन नामों से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो वहां पर कोई मंदिर नहीं मिला, कोई ऐसा घर भी नहीं मिला जिसको मंदिर कह सकते हैं। दूसरा, खुदाई के दौरान बहुत सारी महिलाओं की मूर्ति मिली है, इनसे पता चलता है कि ये सारी मातृ देवी है, मदर गॉडेज है, यानी इनकी पूजा होती थी, इसका मतलब। इसलिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता को मातृ सत्तात्मक कहते हैं। मातृ सत्तात्मक क्यों? क्योंकि वहाँ पर महिलाओं को ज़्यादा सम्मान था, इसलिए मातृ सत्तात्मक कहते हैं। और इससे लगता है कि लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, और आज उन्हीं मूर्तियों को लोग दुर्गा, काली, चंडी, गौरी जैसे नामों से जानते हैं। आगे देखिए, एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा के लोग धरती देवी, यानी उर्वरता की देवी की पूजा करते होंगे, क्योंकि भाई आज से 4000 साल पहले की बात है। उस वक्त में तो कोई जिंदा था नहीं कि क्या है, नहीं है। आज से 4000 साल पहले की बात है ये हड़प्पा सभ्यता। उस समय तो कोई जिंदा था नहीं, जितना भी चीज बोलेंगे सब अनुमान लगा के बोलेंगे, है कि नहीं। तो वहां पर एक ऐसा भी मूर्ति मिला है, महिलाओं की मूर्ति। उस मूर्ति का जो गर्भ है, गर्भ, वहां पर एक पौधा निकलता हुआ दिखा है, पौधा, यानी उसके वो जो मूर्ति है, उस मूर्ति के पेट से एक पौधा निकला हुआ था। तो इससे ये अनुमान लगाया कि हो सकता है कि वहां के लोग मूर्ति की पूजा करता था, और पौधा निकला हुआ है, इसका मतलब वहां पर लोग धरती की भी पूजा करता था, क्योंकि अनाज, बहुत सारे लोग होते हैं खास करके हिंदू धर्म में, वो लोग अनाजों की भी पूजा करते हैं, है ना। तो एक मूर्ति मिली है, एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ, यानी कि एक मूर्ति में पौधा निकला हुआ है, और उस पौधा से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा के लोग धरती देवी, यानी उर्वरता की देवी की पूजा करते थे, क्योंकि धरती जो है वो फसल देती है, अनाज देती है, इसलिए हो सकता है कि लोग धरती की भी पूजा करता हो। और इसलिए हो सकता है क्योंकि वो जो देवी है, वो जो मूर्ति है, उसके गर्भ से, उसके पेट से एक तरह से पौधा निकला हुआ है। ठीक, मोहनजोदड़ो से एक विशेष मोहर भी मिली है। मोहर मतलब मुद्रा, यानी मोहनजोदड़ो जो शहर है हड़प्पा सभ्यता का, वहां पर एक मोहर भी मिला, मोहर, है ना। मोहर क्या होता है अभी आपको पता चल जाएगा। तो मोहनजोदड़ो से जो है ना कुछ मोहर भी मिला, मोहर, और उस मोहर में 3 मुख वाला एक पुरुष योग मुद्रा में बैठा हुआ दिखाई देता है। इसके सिर पर 3 सिंह है, यानी कहने का मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में जब आप जाओगे, और वहां पर एक शहर है मोहनजोदड़ो, जब वहां पर जाओगे तो मोहनजोदड़ो में एक मूर्ति मिला है, और उस मूर्ति में इस तरह का चित्र बना हुआ है, इस तरह का चित्र देखो, इस तरह का चित्र है ना, यानी उस मोहर में क्या है, 3 मुख वाला एक पुरुष योग मुद्रा बैठा हुआ। 3 मुख, कितना मुख है? 1 मुख, 2 मुख, 3 मुख, यानी टोटल कितना मुख है? 3 मुख है। तो इस तरह से वो बैठा हुआ है,
यानी हड़प्पा सभ्यता का एक जगह है मोहनजोदड़ो, वहां पर एक मोहर मिला है। उस मोहर में इस तरह का एक चित्र बना हुआ है। वो चित्र में क्या है, तो एक पुरुष है, पुरुष एक लड़का है, और वो लड़का का 3 सिर है, 3 मुख है ना, 3 मुख है। कितना मुख है? 3 मुख वाला एक पुरुष योग मुद्रा में बैठा हुआ है, और उसके सिर पर 3 सिंह है। और उसके सिर पर कितना सिंह है? 1 2 3। ठीक है। उसके बाद इसके चारों ओर कई पशु बने हैं, यानी इस पुरुष के चारों ओर कई सारे पशु है, जैसे ये पशु है, ये हाथी, ये बाघ है ना, ये गेंडा, ये सभी क्या पशु है। उसके बाद बाईं ओर गेंडा और भैंसा बना हुआ है, यानी इसके बायां तरफ अगर आप देखोगे, बायां तरफ तो गेंडा और भैंसा का चित्र है। इस मोहर को जब देखोगे तो इस मोहर का बायां तरफ क्या है? गेंडा और भैंसा है। दाईं ओर हाथी और बाघ, और जब आप दाईं ओर देखोगे तो ये हाथी और बाघ का चित्र बना हुआ है। सामने हिरन, और जब सामने देखोगे तो सामने एक हिरन का चित्र बना हुआ है। अब इससे देखो भाई, इस तरह का अगर मिलेगा तो कोई भी हैरान होगा ना। तो इससे क्या पता चला? सबसे पहले पता चला कि ये जो भैंस है, भैंस हड़प्पा सभ्यता में भैंस भी पाला जाता था, क्योंकि भैंस का चित्र बना हुआ है। आखिर वो लोग कैसे भैंस का चित्र बना लिया? भैंस होता होगा तभी तो बनाया होगा। हड़प्पा सभ्यता में गेंडा भी पाया जाता था, क्योंकि गेंडा का भी चित्र मिला है। हड़प्पा सभ्यता में हाथी भी पाया जाता था, बाघ भी पाया जाता था, हिरन भी पाया जाता था, क्योंकि ये सारी चीजों का चित्र बना हुआ मोहर में। ठीक है। अब इतिहासकारों ने इसे पशुपति यानी भगवान शिव का रूप मानते हैं। यानी बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है कि ये जो पुरुष है ना, ये जो पुरुष यहाँ पर बैठा हुआ है, और इसका 3 सिर है और 3 सिंग भी है, तो ये जो है ना पशुपति महादेव है, पशुपति महादेव यानी भगवान शिव है। यानी कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये शिव भगवान का ही एक अवतार है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ पर भगवान शिव का भी पूजा होता होगा, तभी तो भगवान शिव का चित्र बना हुआ है। इस तरह से अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है। तो कुछ लोगों का यह मानना है। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता से पत्थर और मिट्टी की बनी लिंग योनि आकृतियां भी मिली है, लिंग योनि आकृति इस तरह से। तो हड़प्पा सभ्यता में कुछ पत्थर का और कुछ मिट्टी का, जैसे ये पत्थर का है, ये मिट्टी का है, तो इस तरह से बहुत सारी आकृति भी मिली है लिंग योनि की। तो इसका मतलब हुआ कि इनकी पूजा होती होगी। और आज आप लोग देखते होंगे इस तरह से ब्लैक टाइप का एक पत्थर होता है जिसकी पूजा होती है, तो ये बिल्कुल इसी तरह का आकार है कि नहीं? इसी तरह का आकार। इससे पता चलता है कि वहां पर लिंग पूजा भी होती थी। हड़प्पा के लोग वृक्ष पूजा भी करते थे, वृक्ष पूजा। देखिए इस तरह से वृक्ष है ना, और वो भी कौन सा पेड़? पीपल का पेड़। तो इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग इस तरह से पीपल का पेड़ भी मिला है। तो इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पीपल का पेड़ का पूजा करते थे, है ना। और पीपल के पेड़ को पवित्र माना जाता था विशेष रूप से। यह है पीपल का पेड़। इस तरह से हड़प्पा से इस तरह का पीपल का पेड़ मिला है। तो इससे पता चलता है कि वो लोग पीपल का पेड़ का भी पूजा करते थे। उसके बाद कुंवर वाला बैल भी उनके लिए पूजनीय पशु था। कुबर वाला बैल, कुबर वाला बैल, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग कुबर वाला बैल का भी पूजा करते थे। देखिए इस तरह का जो बैल है ना, इस बैल को कहा जाता है कुबर वाला बैल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बैल का भी पूजा करता था। गाय का नहीं, याद रखना, पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता में बैल पाया जाता था या गाय, तो आप कहोगे बैल। ठीक है। तो कुबर वाला बैल भी उनके लिए पूजनीय पशु था। यहाँ नाग पूजा यानी सांप की पूजा के भी संकेत मिले हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग इस तरह से नाग पूजा भी करता था। यही सारा चित्र बनाने में ना थोड़ा टाइम लग गया। हम एआई से बनाते हैं ये सारा चित्र, ये गूगल में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये सब बनाने में थोड़ी क्लास लेट हो जाती है, कोई नहीं। तो यहाँ नाग पूजा, क्योंकि ये बनाने के लिए जब देते हैं ना, बहुत सब चीज लिखना पड़ता है, फिर बनाता है, और बनाने में अच्छा खासा टाइम लगा देता है। तो यहाँ पर नाग पूजा का भी संकेत मिला है, यानी हड़प्पा सभ्यता में इस तरह से मिला है। तो इसका मतलब यहाँ पर नाग पूजा भी होता होगा। खुदाई में बहुत से ताबीज भी मिले हैं। देखिए इस तरह का ताबीज, ताबीज तो आप जानते हैं ना, जैसे गला में कोई ताबीज पहनता है, कोई हाथ में पहनता है ना। हिंदू भी पहनता है, मुस्लिम भी पहनता है, सब पहनता है। तो यहाँ पर भी हड़प्पा सभ्यता में जब खुदाई किया गया तो बहुत सारा ताबीज मिला है। तो जिससे लगता है कि लोग जादू टोना और तंत्र मंत्र में भी विश्वास करते थे। बहुत सारा ताबीज मिला है हड़प्पा सभ्यता में। तो इससे पता चलता है कि वो लोग जादू टोना में भी विश्वास करते थे। जादू टोना मतलब कि भाई इस पर कोई जादू कर दिया है, इस पर कोई ये कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि वो लोग जादू टोना में विश्वास करते थे। कालीबंगा और लोथल से ईंटों की बनी वेदियां मिली है। वेदिया आप समझे, इसको वेदिया कहा जाता है जहां पर आग जलाया जाता है। तो इस तरह से कालीबंगा में, याद रखना कहां पर, एक जगह है कालीबंगा जहां से मिला है अग्निकुंड, और एक जगह है लोथल जो कि गुजरात में है। तो ये दोनों जगह में जब खुदाई वगैरह किया गया, ये दोनों जगह में जब हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया, तो इस तरह से कालीबंगा में इस तरह से वेदिया मिला। इसको कहते हैं वेदिया। वेदिया में क्या होता है, तो इस तरह से आग जलता है, इस तरह से भी पूजा होती है ना, ऐसे। तो इसको वेदी, इस तरह का बना हुआ वेदिया मिला है। तो इससे पता चलता है कि वो लोग ये वेदिया भी, इसका भी इस तरह से भी पूजा करते थे वो लोग।
है ना। तो वही है कि कालीबंगा और लोथल में ईंटों की बनी वेदियां मिली है। इससे पता चलता है कि लोग अग्नि पूजा भी करते थे। कालीबंगा के हवन कुंड से यज्ञ करने का भी प्रमाण मिला है, और कालीबंगा में हवन कुंड है, वहां से भी पता चला है इसके बारे में। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता में अलग अलग देवी देवताओं का पूजा होता था। तो अगर आपसे कोई कहे हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन लिखे, तो आप क्या कहोगे कि हड़प्पा सभ्यता में कोई मंदिर तो नहीं मिली है, लेकिन खुदाई के दौरान बहुत सारी मूर्ति मिली है, बहुत सारी चीजें मिली है, बहुत सारी मोहर मिली है, जिनके आधार पर कह सकते हैं कि वहाँ का धार्मिक जीवन कैसा था। फिर हम लोग लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन, कि हड़प्पा सभ्यता में कोई मंदिर नहीं था, ना ही ऐसा कोई घर था जिसको मंदिर कह सकते हैं। हाँ, मोहनजोदड़ो से और हड़प्पा में कई सारी मूर्ति मिली है, महिलाओं की मूर्ति। इससे पता चलता है कि वहाँ पर इन मूर्तियों की पूजा होती होगी, और उन मूर्तियों को मातृ देवी कहा गया, और उन्हीं मूर्तियों को आज के दिन दुर्गा, काली, चंडी, गौरी कहा जाता है। एक मूर्ति ऐसा भी मिला है जिसके गर्भ से पौधा निकला हुआ है। इससे पता चलता है कि हो सकता है वो लोग धरती की पूजा करता था, अनाजों की पूजा, क्योंकि धरती जो है वो अनाज देती है, इसलिए हो सकता है धरती की पूजा करता हो, धरती माँ ऐसे करके बोलता हो कि धरती माँ, और उनकी पूजा करता हो। फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिला है। अब मोहनजोदड़ो से जो एक मोहर मिला, उस मोहर में एक चित्र बना हुआ था, इस तरह का एक पुरुष है, उसके 3 मुख है, 3 सिंग है। बायां तरफ जो है गेंडा और भैंस का चित्र है, दायां तरफ जो है हाथी और बाघ का चित्र है, आगे हिरण का चित्र है। इतिहासकार जब इस चित्र को अच्छे से देखा तो उनका कहना है कि ये भगवान शिव का कोई रूप है, भगवान शिव का ये अवतार है, इसलिए पशुपति इन्हीं को कहा गया। तो इसका मतलब वो लोग पशुपति महादेव यानी भगवान शिव की भी पूजा करते थे। ठीक है, तो मातृ देवी की पूजा हो गया, भगवान शिव की पूजा हो गया। फिर हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी इस तरह से लिंग योनि भी मिली है, लिंग योनि की आकृतियां। इससे पता चलता है कि हो सकता है लोग लिंग पूजा भी करते थे। फिर वहां पर वृक्ष भी मिला है, इससे पता चलता है कि वो लोग वृक्ष की पूजा करते थे। फिर वहां पर कुबर वाला बैल है ना, इस तरह से कुबर वाला बैल भी मिला है, जिससे पता चलता है कि लोग कुबर वाला बैल की पूजा करते थे। इस तरह से नाग पूजा भी होती थी, क्योंकि वहां पर नाग पूजा का भी संकेत मिला है। फिर खुदाई में बहुत सारा ताबीज वगैरह मिला है, ताबीज वगैरह, तो इस ताबीज से पता चलता है कि वो लोग जादू, टोना, टोटका ये सब में भी विश्वास करते थे। फिर कालीबंगा और लोथल, ये दोनों जगह में इस तरह से वेदिया मिला है, वेदियां, इससे पता चलता है कि लोग वेदिया भी यानी अग्नि पूजा भी करते थे। ठीक है, अब देखते हैं मृत संस्कार, यानी कहने का मतलब जब कोई मर जाता था तो मरने के बाद उनका अंतिम क्रिया कैसे होता था, अंतिम संस्कार उनकी कैसे होती थी, अब हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में मृतकों के संस्कार के बारे में पूरी तरह निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन इतिहासकार मार्शल के अनुसार वहां 3 प्रकार से अंतिम संस्कार होते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग जब मर जाते थे तो मरने के बाद उनके साथ क्या होता था इसके बारे में भी स्पष्ट जानकारी नहीं है, क्योंकि भाई 4000 साल पहले की बात है। लेकिन एक इतिहासकार है जिनका नाम है मार्शल, इनका क्या कहना है, जॉन मार्शल, इनका क्या कहना है देख लीजिए। इनका कहना है कि वो लोग 3 तरह से अंतिम संस्कार करते थे। 3 तरह से, जब कोई मर जाता था तो उसका 3 तरह से वो लोग अंतिम संस्कार करते थे। पहला है पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण मतलब क्या हुआ कि जब कोई मर जाता था, तो जब मर जाता है ना तो उनका शरीर को कहा जाता है शव। शव शव मतलब समझे, जैसे कोई मर गया तो मरने के बाद वो तो खाली एक बॉडी बचा, उसका उनके अंदर जो रूह था, उनके अंदर जो आत्मा है वो तो निकल गया, तो उसको क्या कहा जाएगा, शव। शव शव मतलब मरा हुआ शरीर, उसी को शव कहा गया। तो कहा जाता है कि 3 तरह से अंतिम संस्कार होता था। पहला है पूर्ण समाधिकरण, यानी जब कोई मर जाता था तो उनका जो मरा हुआ शरीर है जिसको शव कहा गया, उसको भूमि के नीचे दफना दिया जाता था। यानी जब कोई मर जाता था तो उनको जमीन के नीचे दफना दिया जाता था, पहला तरीका ये। दूसरा है आंशिक समाधिकरण, पहले है पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण मतलब पूर्ण रूप से जमीन में दफना दिया जाता था। दूसरा है आंशिक समाधिकरण, जिसका मतलब होता है कि इसमें जो शव है यानी इसमें जो शरीर है, मरा हुआ शरीर, उसको पहले पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। यानी मान लो कोई मर गया तो उसको खुला छोड़ दिया जाता था, उसको पशु पक्षी अच्छे से खाता था। फिर लास्ट में जो हड्डी बचता था, उस हड्डी को, बचे हुए भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। इस तरह से भूमि में जैसे भूमि में दफनाना मतलब जैसे आज के दिन आप देखोगे जो मुसलमान मर जाता है, तो जैसे हिंदू धर्म के लोग मरते हैं तो ज़्यादातर हिंदू धर्म के लोग जला देते हैं। कुछ लोगों के पास अगर पैसा नहीं होता है हिंदू धर्म में तो वो लोग दफना देते हैं ज़मीन में। तो उसी तरह से जो मुस्लिम लोग होता है वो सारे लोग ज़मीन में दफनाते हैं। कोई अगर मर जाता है कब्र में दफनाते हैं, कब्र में जाना पड़ेगा ऐसे है। तो उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता में होता था। अगर मान लो एक होता था कि पूरे शरीर को ज़मीन के नीचे दफना दिया, एक होता था कि भाई उनको पहले खुला छोड़ देता था, है ना, पशु पक्षी को खाने के लिए, फिर बाद में जो बच जाता था थोड़ा बहुत उसको दफना दिया जमीन में। एक होता था दाह संस्कार। दाह संस्कार क्या है कि इसमें जो शरीर है उसको जला दिया जाता था, जो हिंदू धर्म में जलाया जाता है, शरीर को जला दिया जाता था और बाद में
फिर जो जलने के बाद जो लास्ट में राख बचता था, राख जिसको कहा गया भस्म, तो लास्ट में जो राख बचता था, तो आज के दिन अगर कोई मान लो किसी को जलाया जाता है तो जलाने के बाद जो राख बचता है उसको पानी में बहा दिया जाता है, गंगा नदी में या कोई नदी में बहा दिया जाता है। तो उसी तरह से वहां अगर कोई मर जाता था, मरने के बाद उनको जलाया जाता था, जलाने के बाद उनकी राख को जमीन में दबा दिया जाता था, यानी जमीन में दफना दिया जाता था। तो इस तरह से वहां पर अंतिम संस्कार होता था। तो अंतिम संस्कार 3 तरह से होते थे। पहला है पूर्ण समाधिकरण, यानी पूर्ण रूप से जमीन में दफना देना। दूसरा आंशिक समाधिकरण, यानी पहले जानवरों को खाने के लिए देना, फिर उसको दफनाना। तीसरा दाह संस्कार, यानी उनको जला देना। और फिर लास्ट में जो भस्म बचे उसको फिर क्या करना, लास्ट में जो भस्म बचे उसको क्या करना, चलिए, तो लास्ट में जो भस्म बचे उनको फिर दफना देना, यानी जमीन में गाड़ देना। ठीक है, ये आपके एग्जाम में लगभग हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन 14 विधि क्या होता है। आइए हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चों कि ये कार्बन 14 विधि होता क्या है ना। तो हम लोगों का टॉपिक है कार्बन 14 विधि। क्या होता है कार्बन 14 विधि? देखिए, कोई भी पुरानी से पुरानी चीजों का, कोई भी पुरानी से पुरानी चीजों का उम्र का पता लगाने के लिए, या कोई भी पुराने से पुरानी चीजों का आयु का पता लगाने के लिए हम लोग एक विधि का इस्तेमाल करते हैं, जिस विधि को ही हम लोग कार्बन 14 विधि कहते हैं। तो ये क्या है? एक वैज्ञानिक विधि है। ये क्या है? एक वैज्ञानिक तरीका है, वैज्ञानिक विधि है। और इस तरीका से हम लोग क्या पता लगाते हैं? तो कोई भी पुरानी से पुरानी चीजों का उम्र का पता लगाते हैं, आयु का पता लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे थे, हमको जो है किसी इंसान का एक हड्डी मिला। हम कहीं जा रहे थे, वहां पर खुदाई हो रहा था। जब खुदाई हुआ तो जमीन के नीचे कुछ हड्डी मिला। अब हमें पता लगाना है कि ये जो हड्डी जमीन के नीचे मिला, ये हड्डी कितने साल पुराना का है। आखिर ये हड्डी यहाँ पर कब से है, कितना साल हो गया, 1 साल, 2 साल, 1000 साल या 5000 साल। तो उम्र को पता भी लगाना होगा ना। तो यही पता लगाने के लिए हम लोग जिस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, इसी उम्र का पता लगाने के लिए जिस विधि का इस्तेमाल करते हैं, इसी विधि को हम लोग कार्बन 14 विधि कहते हैं। तो पहले याद रखना कार्बन 14 विधि क्या है। तो कार्बन 14 विधि किसी भी पुराने से पुरानी चीजों की उम्र का पता लगाने के लिए, या किसी भी पुरानी से पुरानी चीजों की आयु का पता लगाने के लिए इस विधि का इस्तेमाल करते हैं, जिसको कार्बन 14 विधि कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, तो देखिए, मान लीजिए कोई इंसान है जो जीवित है, मान लीजिए कोई इंसान है जो कि क्या है, जिंदा है। तो उसके अंदर 2 चीज पाया जाता है, एक तो कार्बन 12, ठीक है, एक कार्बन 14। तो मान लीजिए कोई जिंदा है तो उसके अंदर क्या पाया जाता है, जैसे हम लोग सब जिंदा है तो हम लोग के अंदर कार्बन 12 कार्बन 14 2 चीज पाया जाता है। जब फिर वो मर जाएगा, जब वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, या जब वो विनाश हो जाएगा, तो उसके अंदर जो कार्बन 12 था वो उतना ही रहेगा जो पहले था। यानी कहने का मतलब कार्बन 12 उतना ही रहेगा जो पहले था। जब जिंदा था तो उस समय कार्बन 12 जितना था उतना मरने के बाद ही रहेगा। लेकिन ये जो कार्बन 14 है ना, ये घटने लगेगा, कार्बन 14 घटने लगेगा मरने के बाद। और कार्बन 14 जितना घटेगा वो चीज उतना पुराना कहलाएगा। बात समझ में आई आपको? बात समझ में आई? इसी विधि को ही रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कार्बन 14 विधि क्या है, आप क्या कहोगे? किसी भी चीजों का, किसी भी पुराने से पुराने चीजों का आयु का, उम्र का पता लगाने की वैज्ञानिक विधि को हम लोग कार्बन 14 विधि कहते हैं। इस विधि में क्या होता है कि कोई भी जीवित आदमी, कोई भी जिंदा आदमी के अंदर कार्बन 12 कार्बन 14 ये दोनों समान मात्रा में रहता है, ये दोनों बराबर मात्रा में रहता है। जब वो मर जाता है तो मरने के बाद कार्बन 12 तो बिल्कुल उतना ही रहता है जो पहले था, लेकिन कार्बन 14 घटने लगता है। और कार्बन 14 जितना घटता है समझो वो उतना पुराना कहलाता है। इसी विधि को कार्बन 14 विधि कहते हैं। अब आपको हमेशा याद रहेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कार्बन 14 विधि, कार्बन 14 मेथड। तो पुरानी वस्तुओं की, पुराने से पुरानी चीजों की, वस्तुओं की उम्र या तिथि का पता करने की एक वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि की खोज WF लीवी ने 1946 में किया था। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि ये जो कार्बन 14 विधि है इसका खोज किसने किया था, कार्बन 14 विधि कौन लाया था? तो उसका नाम है WF लीवी। WF लीवी ने कार्बन 14 विधि को लाया था। कब? 1946 में। तो 1946 में WF लीवी ने कार्बन 14 विधि को लाया था। इस विधि का क्या कहना है? तो हर जीवित प्राणी या पौधे में कार्बन के 2 रूप पाए जाते हैं। यानी कोई भी अगर जीवित पौधा है, मान लो कोई भी प्राणी है, प्राणी मतलब हम लोग,
जैसे इंसान, जानवर, ये सभी क्या है, प्राणी है। तो कोई भी अगर मान लो जिंदा है या कोई भी पौधा है, तो कोई भी प्राणी है या कोई भी पौधा है, उसके अंदर कार्बन का दो रूप पाया जाता है, कार्बन 12 और कार्बन 14, C14 और C12। तो कोई भी मान लो जिंदा है, उसके अंदर दो चीज पाया जाता है, कार्बन 12 और कार्बन 14। जब तक कोई जीवित रहता है तो उसके शरीर में कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा लगभग संतुलित रहती है। यानी जब तक वो जिंदा रहता है तब तक उसके अंदर कार्बन 12 कार्बन 14 ये दोनों बराबर रहता है। लेकिन जब वो मर जाता है तो ये संतुलन खत्म हो जाता है। कहने का मतलब जब वो मर जाता है तो कार्बन 12 तो उतना ही रहता है जब जिंदा था, जिंदा रहते वक्त जितना कार्बन 12 था, मरने के बाद भी कार्बन 12 उतना रहता है। लेकिन ये जो कार्बन 14 है वो मरने के बाद धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, यानी कार्बन 14 खत्म होने लगता है। और फिर कार्बन 14 जितना खत्म होता है वो चीज उतना पुरानी कहलाती है। तिथि कैसे पता की जाती है? तो वैज्ञानिक किसी वस्तु में बचे हुए कार्बन 14 की मात्रा को मापते हैं। यानी तिथि कैसे पता लगाया जाता है? तो जैसे मैंने क्या कहा कि कोई पुरानी चीज है, उसके अंदर कार्बन 12 मरने के बाद उतना रहता है, लेकिन जो कार्बन 14 है वो मरने के बाद खत्म होने लगता है। तो जो वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट है, वो जाता है उसके शरीर में, है ना, और उसका शरीर में देखता है कि कार्बन 14 कितना बचा हुआ है। तो देखता है कि कार्बन 14 जितना बचा हुआ है उसी के आधार पर उम्र का पता लगाया जाता है। तो तिथि यानी उम्र कैसे पता लगाया जाता है? तो वैज्ञानिक जो है किसी वस्तु में कार्बन 14 कितना बचा हुआ है उसको मापता है, और जिस वस्तु में कार्बन 14 जितना कम मिलता है वह वस्तु उतना ही पुरानी मानी जाती है। समझ गए आप? तो इसका मतलब उस वैज्ञानिक जो है उसके शरीर में देखता है कि इसके अंदर कितना कार्बन 14 बचा हुआ है, और जितना कार्बन 14 कम रहता है वो उतना पुराना कहलाता है। क्योंकि कार्बन 14 धीरे धीरे घटने लगता है, तो जैसे ज़्यादा उम्र होगा कार्बन 14 भी ज़्यादा खत्म होगा, कार्बन 14 भी खत्म हो जाएगा जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा। तो कार्बन 14 जितना कम वो चीज़ उतना पुराना। ठीक इसी रेडियोधर्मिता, तो कार्बन 14 के धीरे धीरे नष्ट होने की इस प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता कहते हैं, यानी रेडियो एक्टिविटी। कार्बन 14 जो धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी जब कोई मर जाता है उसके अंदर कार्बन 14 जो धीरे धीरे खत्म होता है, धीरे धीरे नष्ट होता है, इसी को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, या इसी को हिंदी में कहते हैं रेडियोधर्मिता। तो अगर पूछे रेडियोधर्मिता क्या है, तो कार्बन 14 जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है ना, इसी प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। समझ गए आप? अब हम लोग देखते हैं व्यापार तथा वाणिज्य, यानी हड़प्पा सभ्यता में व्यापार कैसे होता था। पहली बात, व्यापार कैसे होता था। दूसरी बात, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसके किसके साथ व्यापार करता था। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जब भारत में था तो उस वक्त में पूरी दुनिया में मेसोपोटामिया की सभ्यता था, चीन की सभ्यता था। तो हड़प्पा सभ्यता किन किन देशों के साथ व्यापार करता था, व्यापार कैसे होता था, इन चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, कृषि, पशुपालन और उद्योग धंधों के साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की व्यापार और वाणिज्य में भी बहुत रुचि थी। यानी हड़प्पा सभ्यता में खेती भी होता था, जो कि हम लोगों ने देखा, वहाँ के लोग खेती भी करते थे, वहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे, यानी जानवर भी पालते थे, वहाँ के लोग उद्योग भी चलाते थे, जैसे कपड़ा का उद्योग, शिल्प उत्पादन, जैसे मिट्टी का बर्तन वगैरह बनाना, तो कुम्हार का भी काम करते थे। यानी वो लोग खेती बाड़ी भी करते थे, जानवर भी पालते थे, साथ ही साथ उद्योग वगैरह भी चलाते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। लेकिन इनके साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार भी करते थे, और बहुत ज्यादा व्यापार करते थे। उनका आंतरिक व्यापार यानी देश के भीतर तथा बाह्य व्यापार, विदेशों के साथ दोनों प्रकार का व्यापार काफी विकसित था। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग सिर्फ आपस में व्यापार नहीं करते थे, बल्कि दूसरे दूसरे सभ्यता, दूसरे दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करते थे। जैसे अगर हम लोग भारत की बात करें, तो जैसे हम लोग भारत के अंदर अगर हम लोग कोई दुकान कर रहे हैं तो हम लोग ये व्यापार कहाँ कर रहे हैं, भारत के अंदर। लेकिन मान लो कोई इंसान है जो भारत के बाहर पाकिस्तान के साथ, दुबई के साथ, सऊदी के साथ, अमेरिका के साथ, रूस के साथ अगर व्यापार कर रहा है तो ये हो गया बाह्य व्यापार। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग भी दोनों तरह का व्यापार करता था। एक आंतरिक व्यापार, यानी सभ्यता के अंदर भी व्यापार होती थी, और वहाँ के लोग बाहरी बाहरी जगहों के साथ भी व्यापार करता था। ठीक, अब इसका प्रूफ भी है, यानी कैसे करता था वो भी आपको समझ में आएगा। देखिए आखिर कैसे पता चला कि वो लोग बाहरी देशों के साथ भी व्यापार करता था, आइए जानते हैं। देखो, व्यापार के प्रमुख केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। यानी हड़प्पा सभ्यता में दो जगह काफी फेमस है, एक है हड़प्पा और एक है मोहनजोदड़ो, और ये दोनों जगह क्या है, व्यापारिक केंद्र थे। यानी सबसे ज्यादा व्यापार इन दोनों जगह से होता था। जैसे आज भारत में मुंबई से सबसे ज्यादा व्यापार होता है, तो मुंबई को हम लोग क्या कहेंगे, व्यापारिक केंद्र कहेंगे। तो जब यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता था उस वक्त में ये दोनों जगह से, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ये दोनों जगह से बहुत ज्यादा व्यापार होती थी। और कहा जाता है
कि ये दोनों जगह के बीच की दूरी कितना है, 670 किलोमीटर। कई सारी किताबों में 670 किलोमीटर है, कई सारी किताबों में 483 किलोमीटर है। तो कहा जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों क्या था, व्यापारिक केंद्र था, यानी यहाँ से व्यापार बहुत होता था इन दोनों जगह से। और इन दोनों जगह के बीच की दूरी कितना है, 483 किलोमीटर, और कहीं पे लिखा हुआ है 670 किलोमीटर। तो इन दोनों नगरों के बीच की दूरी इतना था, लेकिन फिर भी वो व्यापारिक मार्गों से जुड़े हुए थे। और एक बहुत बड़ी सड़क बना हुआ था जो कि डायरेक्ट हड़प्पा से मोहनजोदड़ो को जाती थी। जैसे मान लो यहाँ पर हड़प्पा है, यहाँ पर मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो यहाँ है, यहाँ भी लोग व्यापार करते थे, यहाँ भी लोग व्यापार करते थे, ठीक। लेकिन इन दोनों के बीच में भी व्यापार होती थी, क्योंकि इन दोनों जगह में बहुत बड़ी बड़ी सड़कें बनाई गई है जो लगभग 670 किलोमीटर या 483 किलोमीटर का है। तो इससे पता चलता है कि वो लोग कितना विकसित था, है ना। जो इतनी दूरी पर भी वो लोग व्यापारिक मार्गों से जुड़े हुए थे। अब व्यापार के साधन यानी व्यापार कैसे करते थे, तो व्यापार अधिकतर जल मार्ग यानी नदियों और समुद्र से किया जाता था। यानी ज़्यादातर जो व्यापार है वो लोग समुद्र के रास्ते से करते थे, है ना। समुद्र मतलब समंदर से नाव में बैठ जाते थे, इस तरह से नाव में, और नाव में बैठ करके नदी में जाते थे और व्यापार करते थे, है ना। तो व्यापार कैसे करते थे, तो ज़्यादातर जो वो लोग व्यापार है जल मार्ग यानी नदियों और समुद्र से किया करते थे। और जो लोग हैं लोग वो थल मार्ग यानी जमीन के रास्ते से भी परिचित थे। यानी लोग दोनों रास्ता जानता था। स्थल मार्ग मतलब होता है जमीन में, तो लोग दोनों तरह जानते थे। मान लीजिए किसी को अगर यहाँ से यहाँ जाना है, मान लीजिए किसी को यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए दो रास्ता है, या तो आप समुद्र रास्ते से जाइए, जल होते हुए जाइए, या आप जमीन होते हुए जाइए, स्थल होते हुए जाइए। तो लोगों को दोनों रास्ता पता था। ज़्यादातर जो व्यापार है, ज़्यादातर व्यापार कैसे होती थी बताइए, जल मार्ग से। जल मार्ग क्यों जल मार्ग से होती थी, क्योंकि आपको पता है कोई अगर समुद्र के रास्ते जाता है, जल मार्ग से जाता है, तो उनको बहुत कम खर्च पड़ता था। मान लीजिए आप हवाई जहाज से जाओगे ना, बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन जब आप पानी से जाओगे तो बहुत कम खर्च होगा। तो ज़्यादातर व्यापार पानी के रास्ते से होता था, लेकिन उन लोगों को स्थल मार्ग के बारे में भी जानकारी था। समझ गए, तो वही चीज़ है व्यापार के साधन। तो व्यापार ज़्यादातर अधिकतर जल मार्ग से किया जाता था, लेकिन लोग थल मार्ग यानी जमीन के रास्ता भी जानते थे। उस समय सिक्कों का प्रचलन नहीं था, उस समय सिक्का वगैरह नहीं चलता था, है ना। जैसे आज हम लोग जाते हैं कहीं भी रुपया देते हैं, तुरंत सामान ले लेते हैं ना। जैसे मान लीजिए आपको ये मोबाइल लेना है, आप कहोगे लीजिए रुपया, और तुरंत मोबाइल आपको मिल जाएगा, लेकिन उस वक्त में रुपया नहीं चलता था, तो लोग सामान के बदले सामान खरीदते थे, है ना। इसी को कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे मान लीजिए किसी को गेहूं की ज़रूरत है, किसी को चावल, तो हम कहेंगे भाई मेरे पास चावल है, लीजिए आप चावल ले लीजिए और आप हमें गेहूँ दे दीजिए। किसी को कपड़ा की ज़रूरत है, किसी को बोरा की ज़रूरत है, तो ये क्या किया, ये कपड़ा दे दिया उसको और वो उससे गेहूँ ले लिया। किसी को कपड़ा की ज़रूरत है, किसी को फल की ज़रूरत है, तो ये उसको फल दे दिया, ये उसको ये ले। तो वस्तु के बदले वस्तु, क्योंकि पहले रुपया चलता नहीं था, तो लोग क्या करते थे, कुछ सामान देते थे, सामान के बदले सामान लेते थे, तो इसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक। तो उस समय सिक्कों का प्रचलन नहीं था, उस समय सिक्का वगैरह नहीं चलता था, इसलिए लोग व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली अर्थात एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु दी जाती थी। यानी लोग उस समय रुपया वगैरह नहीं था, तो लोग क्या करते थे, लोग कोई चीज़ देते थे पहले। जैसे मुझे गेहूँ की ज़रूरत है और मेरे पास चीनी है, तो हम क्या कहेंगे, चीनी ले लीजिए और आप हमें गेहूँ दे दीजिए। तो इस तरह से होता था वस्तु विनिमय प्रणाली। समझ गए आप कि लोगों के पास जब मुद्रा नहीं था तो लोग वस्तु से वस्तु का लेन देन करते थे, इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, और ये हड़प्पा सभ्यता में चलता था। अगला टॉपिक है तौल और माप की व्यवस्था, यानी वहाँ पर कैसे माप तोल किया जाता था। जैसे आज हम लोग किलो लेकर के मापते हैं ना, है कि नहीं, किलो लेकर के तराजू लेके हम लोग मापते हैं। हम लोग आज बहुत सारा चीज़ होता है, आज के दिन तो हम लोग बहुत तरह से मापते हैं, बहुत सारी मशीन है, बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से हम लोग पूरे पूरे बहुत बड़े बड़ी चीज़, बड़ा बड़ा ट्रक को माप दिया जाता है, जिसको धर्म काटा कहते हैं, धर्म काटा, है ना। आप देखोगे जो किसान गेहूं बेचने के लिए जाता है, ट्रक भर करके गेहूं या धान बेचने के लिए जाता है, तो वो क्या करता पता है, एक एक बोरा गेहूं को नहीं मापता है, बल्कि पूरा ट्रक को चढ़ा दिया जाता है धर्म काटा में, और वहां पर मापता है कि ये जो पूरा ट्रक है वो कितना वजन हुआ, है ना। फिर बाद में खाली ट्रक को माप करके घटा दिया जाता है। तो उस समय जब हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, आज तो हम लोग बहुत सारा टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम लोग अनाजों को मापते हैं, लेकिन जब यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता था, वो लोग तौल और माप कैसे करता था। तो देखिए सैंधववासी, सैंधववासी का मतलब हुआ सिंधुवासी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रहते थे उन लोगों को ही सैंधववासी कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तौलने के लिए अलग अलग बाट का उपयोग करते थे, अलग अलग बाट। बाट क्या होता है, जैसे आज हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप देखोगे तो आज हम लोग किलो का इस्तेमाल करते हैं, 1 केजी, है ना, 2 केजी,
3 kg, इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वो लोग, आज हम लोग केजी बोलते हैं, तो वो लोग इसी को बाट बोलता था, बाट। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अलग अलग बाट का इस्तेमाल करता था कोई भी चीज को मापने के लिए, तौलने के लिए। और उस बाट का अनुपात कैसा था? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। यानी जैसे जैसे हम लोग 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, ऐसे होता है ना, आधा kg, 200 ग्राम, 250 ग्राम, ऐसे किलो होता है। तो उसी तरह से वो लोग बाट का इस्तेमाल करता था। बाट मतलब होता है एक बाट था, 2 बाट, 4 बाट, 8 बाट, 16 बाट, 64 बाट, इस तरह से। और इसमें से 16 इकाई वाले बाटों का सबसे अधिक प्रयोग होता था, यानी सबसे ज्यादा इस बाट का इस्तेमाल करता था। जैसे हम कहेंगे कि आज 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, कितना सारा किलो होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा किलो का इस्तेमाल करते हैं? तो हो सकता है ज्यादातर हम लोग 1 kg का इस्तेमाल करते हैं आज के दिन। तो उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता के लोग के पास भी बहुत सारा बाट होता था, लेकिन सबसे ज्यादा वो लोग 16 बाट का इस्तेमाल करते थे। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वो लोग किस बाट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते थे? 16, है ना। एक इंसान है जिसका नाम है जे एच मैके। इनका कहना है कि यहाँ के बटखरों की सटीकता मेसोपोटामिया और इलाम से भी अधिक थी। जिस तरह से हड़प्पा सभ्यता था, तो उसी तरह से एक और सभ्यता था जिसका नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो कहा जाता है कि यहाँ का जो बटखरा था ना, बटखरा मतलब क्या होता है? वही, इसी को तो बटखरा कहते हैं। जैसे 1 kg, 2 kg, 5 kg, ये सब बटखरा होता है, बटखरा। 1 kg का बटखरा, 2 kg का बटखरा, 3 kg का बटखरा। तो कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो बटखरा है ना, वो बहुत सटीक था। इतना सटीक था कि मेसोपोटामिया सभ्यता, जो कि काफी आगे था, जिस तरह से हड़प्पा सभ्यता काफी आगे था ना, वैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता भी बहुत आगे था, बहुत विकसित था वो भी। लेकिन मेसोपोटामिया में जो बटखरा पाया जाता था ना, मेसोपोटामिया में जो किलो पाया जाता था ना, उससे अच्छा था हड़प्पा सभ्यता में। ये बात कौन कहता है? जे.एफ. मैके कहता है ना। नापने के लिए वो लोग गज का प्रयोग किया जाता था, गज। गज नापने के लिए, जैसे आज हम लोग मीटर का इस्तेमाल करते हैं ना। आज हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? अगर आप देखोगे तो आज हम लोग ये सब चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, मीटर। मीटर का इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं? ऐसे करके कपड़ा को मापते हैं। जैसे आप कपड़ा सिलाने जाते होगे तो देखना आपका शरीर का माप लिया जाता होगा, उसको मीटर कहते हैं, मीटर का माप। लेकिन उस समय के लोग गज का इस्तेमाल करता था कोई भी चीज़ को मापने के लिए, नापने के लिए। ठीक है, तो चीज़ें समझ गए कि वो लोग किस तरह का वजन के लिए, यानी वजन के लिए वो लोग बाट का इस्तेमाल करता था। और ये बाट अलग अलग तरह का होता था, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। सबसे ज़्यादा 16 बाट का इस्तेमाल किया जाता था, वो लोग, है ना, वो लोग करते थे। और जे.एफ. मैके का कहना क्या है कि मेसोपोटामिया में जो बटखरा पाया जाता था, इलाम में जो बटखरा पाया जाता था, वहाँ से ज़्यादा अच्छा सटीक बटखरा यहाँ का था, यानी हड़प्पा सभ्यता का। चलिए, आई एम ओल्ड स्टूडेंट गुरुजी 2025, नीरज कुमार। अच्छा, आप 2025 का हैं? बाप रे। चलिए, वेलकम है बाबू आने के लिए, थैंक यू सो मच। चलिए सर, बी.एफ. लीवी ने किया था ना, W.F. लीवी है बाबू। ठीक है, टेंशन नहीं लो उसके लिए, नाम वाम उतना टेंशन नहीं लो। चलो, अब देखते हैं कच्चे माल की प्राप्ति, यानी वो लोग कच्चे माल कैसे प्राप्त करते थे, है ना। कच्चे माल कैसे प्राप्त करते थे, क्योंकि आपको पता है हड़प्पा सभ्यता में हर एक चीज तो पाया नहीं जाता था। तो आखिर वो लोग कच्चे माल कहाँ से लाते थे, किस किस देश से लाते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के नगरों में प्राकृतिक संसाधनों की कमी थी, इसलिए लोग आसपास के क्षेत्रों और विदेशों से कच्चा माल मंगाते थे। मुख्य वस्तु और उनके स्रोत, यानी हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी चीजों की कमी थी, जैसे सोना नहीं था, चांदी नहीं था, तांबा नहीं था। ये सब चीज हड़प्पा सभ्यता में बहुत कम था, कमी था ये सब चीज का। तो ये सब चीज वो लोग अलग अलग जगह से लेके आते थे। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए तांबा कहाँ से लाया गया, तब क्या जवाब दोगे आप? तांबा जो है ये लाया गया था राजस्थान से, क्वेश्चन ये आया है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा सीसा कहाँ से लाया गया, तो आपको याद रखना होगा कि जो सीसा है वो ईरान और अफगानिस्तान से लाया गया। तो वही है कि हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी चीज़ें नहीं पाई जाती थी, तो फिर हड़प्पा सभ्यता में वो सारी चीज़ें कहाँ कहाँ से आया, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो सोना है वो कहाँ से आया? अफगानिस्तान से और भारत से, दक्षिण भारत से। ये 3 जगह से सोना जो है हड़प्पा सभ्यता में आया। इसी को कहते हैं कोलार की खान। कोलार की खान मतलब क्या हुआ? जहाँ पर सोना पाया जाता है, कोलार की खान। KGF आप लोग सुने होंगे, है ना। एक फिल्म है, फिल्म का नाम है KGF, यानी कोलर गोल्ड फाइन, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो कोलार की खान, यहाँ पर क्या मिलता है? सोना। तो ये जो कोलार की खान है वो कहाँ पर है? दक्षिण भारत में भी है,
यानी ये कोलार खान खान कहाँ पर है, दक्षिण भारत में। और फारस में से भी सोना मिला, अफगानिस्तान से भी। तो अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना का इस्तेमाल करते थे, ये सोना कहाँ से मिला, अफगानिस्तान से, फारस से, और दक्षिण भारत में कोलार की खान से। उसके बाद ये चांदी कहाँ से मिला, तो चांदी जो है ईरान और अफगानिस्तान से लाया गया था। ठीक है। तांबा कहाँ से मिला, तो बलूचिस्तान से, अरब से, और खेतरी यानी राजस्थान से मिला। उसके बाद लाजवर्द, ये जो नील रत्न है, नील रत्न ये कहाँ से मिला, ये बदखशा अफगानिस्तान से मिला। सीसा जो है ये कहाँ से मिला, ईरान अफगानिस्तान से। सेलखरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलखरी। सेलखरी एक तरह का पत्थर है, और ये जो सेलखरी पत्थर है ये मतलब कि जितना भी मोहर बनाया जाता था ना, मोहर, तो वो सेलखरी नाम का पत्थर से बनाया जाता था। तो ये जो सेलखरी पत्थर है ये कहाँ से आया, राजस्थान बलूचिस्तान से। उसके बाद सुलेमानी पत्थर कहाँ से आया, तो सौराष्ट्र से, पश्चिम भारत से, सौराष्ट्र यानी गुजरात से। उसके बाद अगला है नीलमणि, ये कहाँ से मिला, महाराष्ट्र से। अलाबास्टर ये कहाँ से मिला, बलूचिस्तान से। उसके बाद शंख और कौड़िया ये कहाँ से मिला, तो सौराष्ट्र और दक्षिण भारत से। देखिए जितना भी भारत का जगह है ये सब आप याद रखना, भारत का जगह। जैसे हो सकता है ये क्वेश्चन ना पूछे कि नील रत्न कहाँ से मिला, तो ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान तो भारत में नहीं आता है। सीसा कहाँ से मिला, ईरान अफगानिस्तान, ये तो नहीं आता है। लेकिन ज्यादातर भारत वाला पूछा जाएगा। जैसे पूछा जा सकता है कि सेलखरी कहाँ से मिला, ऑप्शन में दे देगा राजस्थान, तो राजस्थान लगाना होगा। तांबा कहाँ से मिला, ऑप्शन दे देगा राजस्थान, लगाना होगा। सोना कहाँ से मिला, तो ऑप्शन दे देगा कोलार की खान यानी दक्षिण भारत से, ये लगाना होगा। तो ये वाला याद रखना। तांबा कहाँ से मिला, राजस्थान से, ये भी याद रखना। उसके बाद सेलखरी कहाँ से मिला, राजस्थान से, ये भी याद रखना। ये तीन जो जो भारत वाला जगह है वो सब याद रखना। उसके बाद बात करते हैं ये सुलेमानी पत्थर, जो कि सौराष्ट्र और पश्चिम भारत से मिला, सौराष्ट्र यानी गुजरात और पश्चिम भारत से मिला सुलेमानी पत्थर। नीलमणि ये भी याद रखना, महाराष्ट्र से मिला। उसके बाद ये शंख और कौड़ियाँ ये सौराष्ट्र और दक्षिण भारत से मिला, ये भी जगह याद रखना क्योंकि ये भी भारत का ही जगह है। ठीक है। तो ये सभी पुराने पुराने जगह, ये सभी पुरानी पुरानी चीज़ें थी, मतलब ये सभी वो चीज़ें थी जो कि हड़प्पा सभ्यता में मिला। अब क्वेश्चन पूछा कि हड़प्पा सभ्यता में ये जगह ये आया कहाँ से, तो जैसे पूछेगा तांबा कहाँ से आया, राजस्थान से। सेलखड़ी कहाँ से आया, राजस्थान से। इस तरह आपको याद रखना है। ठीक है। अब बात करते हैं विदेशी व्यापार। एक बच्चा पूछ रहे हैं कि सर इस चैप्टर का एंड कब होगा। बाबू आप शुरू से पढ़ाई शुरू किए हैं, आपको हम ऐसा नहीं कि दोहरा देंगे बाकी लोगों की तरह कि 2 ही क्लास में 3 ही क्लास में पूरा चैप्टर खत्म, नहीं, आपको हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं, डिटेल पूरा, ऐसा डिटेल कि आप इसके बाद यूपीएससी बीपीएससी कुछ भी करना चाहो ना तो बेसिक आपका कंप्लीट हो जाए। 12th क्लास अगर जिसका मजबूत रहता है ना तो आगे 12th के बाद कोई चीज़ करने में उसको डर नहीं रहता, उसको टेंशन नहीं लगता, उसको लगता है कि यार हम तो सब पढ़े ही हैं। इसलिए हम आपको बढ़िया से पढ़ाते हैं। नंबर तो आपका आएगा ही आएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको नॉलेज भी मिल जाएगा। हम भी चाहेंगे तो 2 वीडियो में ख़त्म कर देंगे, 3 वीडियो में, लेकिन चौथा क्लास हो रहा है और 2 क्लास होगा आपका, समझ गए ना। चलो अब देखते हैं विदेशी व्यापार, यानी विदेशी कौन कौन देशों के साथ व्यापार करते थे। तो विदेशी व्यापार मुख्य रूप से समुद्री मार्ग से किया जाता था, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग विदेशों के साथ भी व्यापार करते थे, दूसरे देशों के साथ। तो दूसरे देशों के साथ जो व्यापार करते थे वो लोग जल से, पानी के रास्ते से। ठीक है। लोथल से गोदी, लोथल से गोदी मिलने के प्रमाण मिले हैं। गोदी कहा जाता है बंदरगाह को, बंदरगाह मतलब जहाँ पर पानी जहाज रुकता है, जैसे रेल जहाँ पर रुकता है उसको रेलवे स्टेशन कहते हैं, उसी तरह से पानी जहाज जिस जगह पर रुकता है उसको कहा जाता है गोदी, या उसी को कहा जाता है बंदरगाह। तो पूछा जाएगा कि गोदी का प्रमाण कहाँ से मिला, लोथल से। ठीक है। तो विदेशी व्यापार हम लोग पढ़ रहे हैं। विदेशी व्यापार यानी विदेशों के साथ, दूसरे देशों के साथ जो व्यापार होता है, इस तरह के व्यापार को विदेशी व्यापार कहते हैं। जितना भी विदेशों के साथ व्यापार होता था वो समुद्री मार्ग से, यानी जल के रास्ते से, पानी के रास्ते से। और लोथल एक जगह है जो कि गुजरात में है, वहीं पर बहुत बड़ा गोदी बनाया गया था यानी बंदरगाह। उसी बंदरगाह से, उसी बंदरगाह में पानी जहाज रुकता था और वहीं से सारा व्यापार होता था। मोहनजोदड़ो में एक बर्तन पर नाव का भी चित्र मिला है, यानी मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो में एक बर्तन मिला, बर्तन, और उस बर्तन में एक नाव का चित्र बना हुआ है। मोहनजोदड़ो में एक बर्तन मिला है, उस बर्तन में एक नाव का चित्र बना हुआ है। तो इससे पता चलता है कि ये लोग नाव का इस्तेमाल करता था, है ना। देख लो ऐसे ही तो पता लगा ना सारी चीजें कि मोहनजोदड़ो जो जगह है वहां पर एक बर्तन मिला है, उस बर्तन में नाव का चित्र बना हुआ था। तो इससे पता चलता है कि वो लोग जल व्यापार भी करते थे, यानी जल के साथ व्यापार करते थे, यानी पानी के रास्ते से जाते थे। उसके बाद सैंधव सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संबंध कई प्राचीन देशों से बताए जाते हैं, यानी सिंधु घाटी से सैंधव सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो कई सारे देशों के साथ व्यापार करते थे, है ना, कई सारे देशों के साथ। आप इस नक्शा को देखिए, आपको सब समझ में आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके किसके साथ व्यापार करता था। अगर आप सही में देखिएगा तो ये प्यारे बच्चों अपना प्यारा सा देश भारत है,
आज के दिन ये प्यारा सा देश अपना भारत है। ठीक है, ये है, ये भारत है, आप देख लिए भारत इस जगह पे है। अब उस समय जो है सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर था, ये है सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता ये है, और यहाँ पर है गुजरात, यहाँ पर यहीं पे है लोथल। तो ये है पूरा पानी, अरब सागर। तो यहीं पे पानी जहाज रुकता था और पानी जहाज के साथ यहीं से व्यापार होता था। तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ये है पूरा आपका मेसोपोटामिया। ठीक है, ये है आपका बेबीलोनिया, बेबीलोनिया। ये है आपका इजिप्ट, जिसको हम लोग कहते हैं मिस्र, जिसको क्या कहते हैं, मिस्र। यानी कहने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया के साथ भी व्यापार करता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ये बेबीलोनिया एक है, बेबीलोनिया, वहाँ से भी व्यापार करता था। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इजिप्ट यानी मिस्र के साथ भी व्यापार करता था। ये सभी देशों के साथ सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था। तो हम आपको नक्शा के माध्यम से बता दिए। अब यहाँ पर देख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन के साथ व्यापार करता था। तो आप देखोगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करता था, मिस्र के साथ, क्रीट, क्रीट भी एक सभ्यता है, जैसे मेसोपोटामिया एक सभ्यता है, जैसे सिंधु घाटी भी एक सभ्यता है, जैसे मिस्र एक सभ्यता है। तो उसी तरह से एक सभ्यता था क्रीट, तो क्रीट सभ्यता के साथ भी वो लोग व्यापार करता था, और बेबीलोनिया। ठीक है, तो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र को मेलुहा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि सिंधु घाटी सभ्यता ये सारे जगह के साथ व्यापार करता था, मेसोपोटामिया के साथ। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके साथ व्यापार नहीं करता था, चीन के साथ नहीं करता था, चीन ऑप्शन में रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके साथ व्यापार करता था, तो आप कहोगे मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट, बेबीलोनिया। किसके साथ नहीं करता था, वो है चीन, क्योंकि चीन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए मेसोपोटामिया जो जगह है ना, मेसोपोटामिया, यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारा अभिलेख मिला, अभिलेख। उस अभिलेख से पता चलता है, यहाँ पर मेसोपोटामिया में अभिलेख मिला है, अभिलेख। और उस अभिलेख में क्या लिखा हुआ पता है, उस अभिलेख में लिखा हुआ है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता ना, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को वहां पर कहा जाता था मेलुहा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए मेलुहा किस देश को कहा जाता था, तो मेलुहा जो है ये कहा जाता था हड़प्पा सभ्यता को। और ये कौन कहता था, मेलुहा करके कौन बुलाता था, मेसोपोटामिया के लोग। तो मेसोपोटामिया का जो अभिलेख मिला है मेसोपोटामिया में, वहां के अभिलेखों से पता चलता है कि वो लोग सिंधु क्षेत्र को मेलुहा कहते थे। और वहां पर एक और चीज पता चला है कि उस समय जो है ना, दो जगह पे सबसे ज्यादा लोग व्यापार करते थे, है ना, दो मध्यवर्ती व्यापारिक केंद्रों का भी उल्लेख मिलता है। एक है दिलमून, तो याद रखना मेसोपोटामिया में जो अभिलेख मिला है उस अभिलेख में दो मध्यवर्ती व्यापारिक केंद्रों का भी उल्लेख मिलता है। यानी मेसोपोटामिया के अभिलेख से पता चला कि वहाँ पर दो ऐसा जगह है जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा व्यापार करते थे। एक जगह का नाम क्या है, तो एक जगह का नाम है दिलमून। उसी जगह को आज के दिन हम लोग बहरीन कहते हैं। बहरीन, लड़ाई हो रही है ईरान बहरीन, सुने होंगे। और एक जगह है माकन, तो एक है दिलमून, एक है माकन, एक है दिलमून, एक है माकन। ये दोनों जगह में बहुत ज़्यादा व्यापार होती थी। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ जाति के लोग थे, यह मत सर्वाधिक मान्य है, और इन्होंने कांस्य युग सभ्यता को जन्म दिया। तो बताइए हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, आप कहोगे कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, कांस्य युग की सभ्यता, कांस्य युग। और हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे वो कौन से जाति के हैं, तो आप कहोगे द्रविड़ जाति के। भाई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता को जो बनाया है किस जाति के लोगों ने, तो आप क्या कहोगे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोगों ने बनाया है वो द्रविड़ जाति के थे। कौन सी जाति, द्रविड़ जाति। यही चीज़ सबसे ज़्यादा फेमस है, यानी यही सबसे ज़्यादा लोग यही कहते हैं कि वहाँ के द्रविड़ जाति पाया जाता है। और क्वेश्चन पूछेगा कि वहाँ पर कौन सा युग की सभ्यता, कौन सा युग को जन्म दिया, तो आप क्या कहोगे, वहां पर कांस्य युग की सभ्यता थी। यानी हड़प्पा सभ्यता में कौन सा युग की सभ्यता थी, कांस्य युग की सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन का स्वरूप, यानी हड़प्पा सभ्यता में शासन कैसे चलता था। अब हम लोगों ने देखा व्यापार कैसे होता था, देखा वहाँ कौन सा धर्म था वो भी देख लिए हम लोग, कैसे व्यापार होता था वो भी देख लिए, किन किन देशों के साथ व्यापार होता था वो भी देख लिए। अब हम लोग देखते हैं वहाँ शासन कैसे चलता था, राजनीतिक संगठन। राजनीतिक संगठन का मतलब होता है कि वहाँ पर लोग शासन कैसे करते थे, राजा था या कोई लोगों के द्वारा किसी को चुना जाता था, या राजा का शासन था या किसी का शासन नहीं था, कौन राज करता था। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था के बारे में भी स्पष्ट जानकारी नहीं है, यानी कोई जानकारी है ही नहीं हड़प्पा सभ्यता के शासन व्यवस्था के बारे में, यानी वहाँ पर शासन कैसे चलता था इसके बारे में भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, क्योंकि अब तक ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिले हैं जिनसे निश्चित रूप से शासन प्रणाली का पता चल सके। फिर भी उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकार इसके राजनीतिक स्वरूप का केवल अनुमान लगाते हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता में
कोई भी ऐसा वो नहीं मिला है जिससे पता चले कि वो लोग कैसे शासन करता था, कैसे क्या करता था। ये सब चीज़ के बारे में पता बिल्कुल नहीं चला है, मतलब कहने का कि वो लोग कैसे राज करता था, किस तरह से वहाँ पर शासन चलता था, मंत्री होता था या नहीं, मुख्यमंत्री होता था या नहीं, प्रधानमंत्री होता था या नहीं, राजा राजा होता था या नहीं, ये सब के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन इतिहासकारों ने जब खोजा तो उनको बहुत सारी चीज़ें मिला। जब वो खुदाई किया तो खुदाई के दौरान उनको बहुत सारी चीज़ें मिला। उन्हीं चीज़ों के आधार पर वो बताते हैं कुछ कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले राजप्रासाद और मंदिर का प्रमाण नहीं, यानी खुदाई जब किया गया तो खुदाई में ऐसा कोई भी राजमहल नहीं मिला, ना ही कोई बड़ी बड़ी मंदिर मिली है। तो हड़प्पा सभ्यता में कोई मंदिर भी नहीं मिला, ये तो आपको पहले से पता है। वहाँ पर कोई राजप्रासाद भी नहीं मिला। राजप्रासाद मतलब राजमहल, राजमहल मतलब यानी राजा लोग जिस जगह जिस महल में रहते हैं, राजा महाराजा जिस महल में रहते हैं उस महल को राजमहल कहा जाता है। तो जब हड़प्पा सभ्यता में खुदाई किया गया तो ना ही कोई राजमहल मिला, ना ही कोई मंदिर मिला। इसलिए यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यहाँ राजाओं का या पुरोहितों का शासन था। कहने का मतलब वहां पर कोई राजमहल भी नहीं मिला। जब राजमहल नहीं मिला तो इसका मतलब ये हुआ कि राजा का शासन कैसे कह सकते, जब राजा का महल ही नहीं है तो हम लोग कैसे कह देंगे कि राजा का शासन था, ये भी नहीं कह सकते। दूसरा चीज, वहां पर कोई मंदिर भी नहीं मिला, तो इससे भी नहीं कह सकते हैं कि भाई कोई पुजारी या कोई लोग शासन चलाता था, दोनों चीज नहीं मिला। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं दुर्गों से शासन का संकेत। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में बड़े बड़े दुर्ग मिले हैं, यानी मोहनजोदड़ो में भी और हड़प्पा में भी ये दोनों जगह पर बड़े बड़े किले मिले हैं। दुर्ग मतलब क्या कहा गया, दो तरह का शहर होता था, एक शहर को कहा गया दुर्ग, एक शहर को कहा जाता था निचला शहर। दुर्ग आपको पता है ना कि हड़प्पा सभ्यता में दो तरह का शहर पाया जाता था, एक है दुर्ग, एक है निचला शहर। दुर्ग शहर जो है छोटा होता था, निचला शहर काफी बड़ा होता था। दुर्ग में कौन रहता था, तो कहा जाता है कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो लोग रहते थे, जो बड़े बड़े राजशाही लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग दुर्ग में रहते थे। दुर्ग ऊंचा होता था। निचला शहर में आम लोग रहते थे जो नीचा होता था। तो इसका मतलब हुआ कि वहां पर राजमहल तो नहीं मिला, मंदिर नहीं मिला, लेकिन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में बड़े बड़े दुर्ग मिले हैं, यानी बड़े बड़े शहर मिले हैं, मतलब जो कि ऊपर ऊपर बनाया गया था, मतलब ऊंचाई वाले जगह पर बनाया गया था। उस शहरों का नाम है दुर्ग। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में दुर्ग जैसे शहर मिले हैं। उसके बाद इन दुर्गों से अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ प्रशासनिक केंद्र स्थित था। संभवतः इन दुर्गों में उच्च अधिकारी रहते थे जो शासन का संचालन करते थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बड़ा बड़ा शहर मिला है ना, दुर्ग मिला है, और वो जो दुर्ग है वो हमेशा ऊंची जगह पर बना हुआ मिलता है, और निचला शहर नीचे में। तो दुर्ग में बहुत सारी घर मिली है, बहुत सारा बिल्डिंग मिला है। तो उससे ये पता चलता है कि शायद इस दुर्ग में बड़े बड़े अधिकारी रहते थे, उच्च अधिकारी, और ये लोग शायद शासन चलाते थे। कंफर्म नहीं पता, बस अनुमान है। तीसरा है प्रशासनिक कार्य। अधिकारी श्रम, मूल्य और भार में एक रूपता बनाए रखने का प्रयास करते थे। और जो बड़े बड़े अधिकारी जो दुर्ग में रहते थे वो लोग क्या करते थे, अधिकारी जो है श्रम, मूल्य और भार, ये सभी में एक रूपता बना रखने का प्रयास करते थे। वो सार्वजनिक भवनों का निर्माण और मरम्मत भी करते थे, यानी वो सार्वजनिक घर को बनाते थे। सार्वजनिक घर मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी को, और साथ ही साथ मरम्मत भी करते थे। कोई घर अगर टूट गया उसको ठीक भी करवाते थे। यात्रियों के ठहरने के लिए सरायों की व्यवस्था भी की जाती थी, और जो यात्री जो लोग व्यापार करने आते थे उनको ठहरने के लिए भी जगह दिया जाता था, आराम करने के लिए। जनता से कर के रूप में अनाज लिया जाता था, और जनता से टैक्स लिया जाता था, और टैक्स में रुपया नहीं बल्कि अनाज लिया जाता था, और अनाजों को गोदाम में अन्नागार में रखा जाता था। राजा और धर्म का संबंध। कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि यहाँ एक राजा होता था जो संभवतः पुरोहित भी होता था, लेकिन कुछ इतिहासकार कहना है कि नहीं, राजा तो यहाँ पर होता था और वो राजा जो है पुरोहित होता था। इससे यह भी संकेत मिलता है कि शासन में धर्म का प्रभाव रहा होगा, और ये भी पता चलता है कि शायद यहाँ पर भी धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव था, यानी धर्म को लेकर के लोग शासन करता था, धर्म के नाम पे चलता था, कि ये धर्म होता ना कि धर्म की राजनीति करना, धर्म का नाम लेकर जीतना, यहाँ भी होता था। दो प्रमुख शासन केंद्र। हड़प्पा सभ्यता के विशाल क्षेत्र एक जैसी नगर योजना और व्यवस्था दिखाई देती है। हड़प्पा सभ्यता इतना बड़ा जगह है, वहाँ पर एक जैसी नगर योजना और व्यवस्था दिखाई देती है। अब भाई हड़प्पा सभ्यता इतना बड़ा है, लेकिन दो ऐसा जगह है, एक आपका हड़प्पा, एक है मोहनजोदड़ो, ये दोनों जगह पर शासन केंद्र रहे हुए ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा में भी उसी तरह का घर बनाया हुआ है जैसा घर मोहनजोदड़ो में बना हुआ है। हड़प्पा में भी उसी तरह का दुर्ग बनाया है, उसी तरह का शहर बना है जैसा मोहनजोदड़ो में बना है। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि दो जगह से शासन होता था, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। इतिहासकार स्टुअर्ट पिगट, इन्होंने कहा है कि ये दोनों नगर एक बड़े साम्राज्य की जुड़वाने राजधानी थी। और इतिहासकार जो पिगट है, पिगट
इनका तो साफ कहना है कि हाँ, हड़प्पा से भी होती थी शासन और मोहनजोदड़ो से भी। और इनका साफ साफ क्या कहना है, इनका ये कहना है कि ये दोनों जुड़वा राजधानी था, यानी हड़प्पा सभ्यता का दो राजधानी था, एक हड़प्पा भी और एक मोहनजोदड़ो भी। ये किसने कहा, इतिहासकार स्टुअर्ट ने कहा। क्यों कहा, क्योंकि हड़प्पा में भी वही भवन बनाया गया था, वैसा ही शहर बना था, दुर्ग दुर्ग हड़प्पा में भी बना था, दुर्ग जो है मोहनजोदड़ो में भी बना था। अब दोनों जगह एक जैसा आकार है, तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि दोनों जगह से शासन चलता था। इसलिए इतिहासकार स्टुअर्ट पिगट ने कहा कि दोनों शहर एक बड़े साम्राज्य की जुड़वा राजधानी थी। व्यापारी वर्ग का शासन, कुछ विद्वानों का मत है, कुछ विद्वानों का मत यानी कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का शासन व्यापारी वर्ग के हाथों में था। कुछ इतिहासकार का कहना है कि नहीं, वहाँ जो शासन चलाता था ना, वो व्यापारी लोग, यानी जो बिजनेसमैन था, जो व्यापारी लोग था, जो बिजनेस करता था, वही लोग हड़प्पा सभ्यता में शासन चलाता था। इसका कारण यह है कि हड़प्पावासी युद्ध प्रिय नहीं थे और उन्होंने साम्राज्य विस्तार की कोशिश नहीं की। उनकी उनकी मुख्य रुचि व्यापार और वाणिज्य में दिखाई देती है ना। तो कुछ विद्वानों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो शासन है ना, वो व्यापारी वर्ग के हाथों में था, नहीं जो लोग व्यापारी है वही लोग शासन चलाता था। इसका कारण यह है कि हड़प्पावासी युद्ध प्रिय नहीं थे। और ये उन्होंने क्यों कहा भाई, कुछ लोगों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता में जो शासन है वो व्यापारी लोग चलाते थे, यानी जो बिजनेस करता है वही लोग चलाते थे, कुछ लोगों का कहना है। और उन्होंने क्यों कहा, तो क्योंकि उन्होंने कहा कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो ज़्यादा लड़ाई नहीं करते थे, लड़ाई है ना, और उन्होंने साम्राज्य विस्तार की कोशिश भी नहीं की। हड़प्पा सभ्यता के लोग ना ही अपने साम्राज्य को बढ़ाया, ना ही अपना साम्राज्य को बड़ा किया, ना ही कोई लड़ाई किया, क्योंकि ज़्यादातर लड़ाई कौन करता है, जिनको बहुत बड़ा बनाना हो। जैसे मान लीजिए आप राजा बनते हैं और आप कहेंगे कि नहीं हमको बहुत बड़ा राजा बनना पूरी दुनिया का, तो आपको तो लड़ना ही होगा सबसे, तभी तो आप पूरा दुनिया का राजा बन पाओगे। तो हो सकता है कि वो लोग ना ही साम्राज्य को बढ़ाने का कोशिश किया, ना ही कभी युद्ध किया। इससे कुछ लोगों का कहना है कि शायद व्यापारी लोग होगा, सिर्फ वो लोग व्यापार करता था, इसलिए व्यापारी लोग ही शासन चलाता था। तो उनकी मुख्य रुचि व्यापार और वाणिज्य में दिखाई देती है, और क्योंकि उनकी जो ज़्यादातर लोग हैं वो व्यापार करते थे, इससे ये पता चलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता में शासन कैसे चलता था इसका कोई प्रूफ नहीं है, है ना, कोई भी आधार नहीं है ना, है ना। चलिए, तो हड़प्पा सभ्यता में शासन कैसे चलता था इसका कोई भी प्रूफ नहीं है ना, क्योंकि वहां पर ना ही कोई राजमहल मिला, ना ही कोई मंदिर मिला। तो राजमहल जब नहीं मिला तो इसका मतलब ये हुआ कि राजा का शासन तो नहीं था। लेकिन हाँ, दो शहरों में, दो शहर, एक तो हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो, ये दोनों शहरों में हम लोगों को क्या मिला, दुर्ग मिला। दुर्ग का मतलब होता है किला, यानी वैसा शहर जो ऊंची जगहों पर बनाया गया। दो तरह का शहर होता था, एक निचला एक ऊंचा। ऊंचा में जो बनाया जाता था उसको दुर्ग, नीचा में जो बनाया जाता था इसको निचला। तो इस तरह से दो तरह का शहर मिला। अब ये जो दुर्ग है ये हड़प्पा में भी मिला, मोहनजोदड़ो में भी मिला। तो इससे लोगों का अनुमान है कि शायद ये दुर्ग में बड़े बड़े अधिकारी रहते थे और यही अधिकारी शासन चलाते थे, यही अधिकारी लोगों की मदद करते थे, यही अधिकारी टैक्स जमा करते थे, है ना। दुर्ग जो है ये, इन दुर्गों में संभवतः उच्च अधिकारी रहते होंगे, ऐसा कहना था। फिर कुछ लोगों का कहना था कि दुर्ग में सब कुछ होता था, जैसे कि टैक्स जमा करना, नया नया घर बनाना, लोगों के लिए आराम करने के लिए जगह बनाना, यात्रियों के लिए रहने के लिए जगह बनाना, है ना। ये सारी चीज़ें दुर्ग के लोग ही काम करते थे और जनता से ये लोग टैक्स लेता था, टैक्स के बदले अनाज लेता था, है ना। और बस इस तरह का लोगों का कहना है। कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि नहीं, यहाँ पर एक राजा होता होगा, जिससे ये संकेत मिलता है कि शासन में धर्म का प्रभाव होता था। तो किसी लोगों का कहना है कि नहीं, एक राजा तो होता होगा और वही राजा शायद पूरा चलाता होगा और वो राजा धर्म के नाम पर चलता होगा, लेकिन पता नहीं। दो प्रमुख शासन केंद्र, लेकिन ये प्रूफ हुआ कि हड़प्पा में भी और मोहनजोदड़ो में ये दोनों जगह पे दुर्ग शहर मिला। ये दोनों जगह पर वैसा ही घर मिला जैसा हड़प्पा में था, जैसा मोहनजोदड़ो में था। तो इसे ये पता चलता है कि नहीं, दो जगह से यहाँ पर शासन चलता था हड़प्पा सभ्यता में, दो जगह से। और जो इतिहासकार है स्टुअर्ट, इनका तो साफ कहना है स्टुअर्ट पिगट का कि ये दो जुड़वा राजधानी था, यानी हड़प्पा सभ्यता की दो राजधानी थी, हड़प्पा भी एक मोहनजोदड़ो भी, ठीक है। और कुछ विद्वानों का कहना है कि नहीं, यहाँ पर जो व्यापारी थे, जो लोग व्यापार करते थे, वही यहाँ पर शासन चलाते थे, क्योंकि वहाँ पर लोग युद्ध नहीं करते थे, वहाँ पर लोग साम्राज्य को बढ़ाते नहीं थे। तो इसका मतलब ज़्यादातर लोग यहाँ पर व्यापार करते थे और व्यापारी लोग ही ज़्यादातर थे यहाँ पर, इसलिए हो सकता है कि व्यापारी लोग ही पूरे साम्राज्य को चलाते होंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से आगे पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में यानी 5वां पार्ट में ये पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा रहे हैं, आप टेंशन नहीं लो यार। आपको एग्ज़ाम जिस दिन देने जाओगे ना, तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन देंगे ना जो आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा।
तो एग्ज़ाम के लिए टेंशन मत लो, वो तो हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको टॉपर 100% बना देंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हम लोग का पढ़ाया हुआ नहीं रहेगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा। एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हम लोग का यहाँ से नहीं रहेगा, एक भी, एक नहीं एक भी ऐसा नहीं रहेगा, समझ रहे हो ना। तो एग्जाम का टेंशन मत लो, क्योंकि आप लोग शुरू से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको हम बहुत अच्छा से पढ़ा रहे हैं। चाहेंगे तो 2 ही क्लास में 3 ही क्लास में बाकी लोगों की तरह ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हमें वैसा नहीं करना। हमें ईमानदारी से बढ़िया से आपको हर एक चीज़ पढ़ाना है। देखो पढ़ाई ईमानदारी से होनी चाहिए, चाहे कुछ हो ना हो भाई वो अलग बात है, हम कैसा बात करते हैं नहीं करते हैं वो अलग बात है, पढ़ाई तुमको अच्छी मिलनी चाहिए, बस मैं यही चाहता हूँ। बाकी एक चैप्टर आपकी यूट्यूब में होगी, बाकी सब क्लास आपकी तनु क्लासेस ऐप में होगी, ठीक है। जो बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो 62 041 70 762 इस नंबर को मेरे नाम से, अमन सर नाम से या तनु क्लासेस नाम से सेव कर लीजिए, और इस नंबर पे मैसेज करके बोलिएगा कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। बाकी आप अगर बहुत अच्छा से पढ़ना चाहते हैं तो अभी भी वक्त है, आप इधर उधर ना भटकिए। अगर आप ऑफलाइन भी जाते हैं तो वहाँ भी मेरे ख्याल से छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ जिस तरह से पढ़ाते हैं ना, ऐसा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, समझ रहे हैं ना। जी हाँ, और इस तरह का पढ़ाई आपको कहीं नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों, ऐसे आपको डायरेक्ट कहीं नहीं समझ आएगा। आप एक बार जाके देख लीजिए कहीं पे, फिर आप यहाँ पे देख लेना, ऐसे ही हम लोग पढ़ाते हैं, है ना। तो आप भी अगर हम लोगों से पढ़ना चाहते हैं तो तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पे आपकी क्लासेस होगी। इसके बाद PDF भी वही मिलेगा, टेस्ट भी वही मिलेगा, सब कुछ वही मिलेगा एक चैप्टर खत्म होने के बाद, ठीक है। तो तनु क्लासेस ऐप में सफलता बैच ज्वाइन कर लेना। थोड़ा सा हम लोग फीस ले रहे हैं, है ना, लेकिन यकीन मानिए जब आप फीस दे दोगे ना, फिर आपको भी पढ़ने में मन लगेगा। और हम लोग के यहाँ जितने भी टीचर हैं सब लोग आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाते हैं, बस आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। तनु क्लासेस किंग अमन सर। अच्छा सर मेरा नाम लीजिए आकाश कुमार। नहीं बाबू, असरीना यूट्यूब पे रोज़ाना तो नहीं होगी, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो सफलता बैच ज्वाइन किए हैं। अब अगर हम यूट्यूब में लेंगे तो फिर उन बच्चों के साथ धोखाधड़ी होगा, और फिर अगर बच्चे अगर कोर्स वगैरह नहीं खरीदेंगे तो फिर इतने सारे टीचर हम नहीं रख पाएंगे, फिर अकेले हम सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाएंगे। क्योंकि इतने सारे टीचर अगर रख पाए हो तो आप लोग की वजह से ही, आप लोग कोर्स वगैरह लेते हैं तभी, है ना। तो आप लोग लेना, हमारे ऊपर भरोसा करके, यकीन मानिए यहाँ से बेहतरीन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, यस सर जी हम सिर्फ ऑनलाइन क्लास करते हैं। यस सर जी यू आर राइट। चलिए जो बच्चा ले लिए हैं एक बार ईमानदारी से कमेंट करना, जो जो ले लिए हैं, ठीक है। नीचे कमेंट करना कि क्लासेस वगैरह हम लोग की कैसी होती है और कौन कौन ले लिए हैं कोर्स, कमेंट जरूर करना। आपका प्यारा सा कमेंट का ज़रूरत है हमें, ताकि बाकी बच्चा जो नहीं लिया उनको पता चले। दूसरा चीज़, ये नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज जरूर कर देना व्हाट्सअप चैनल में ज्वाइन करने के लिए, या इस वीडियो के नीचे आप व्हाट्सअप चैनल में लिंक मिलेगा व्हाट्सअप चैनल का, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ऐसे ही आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।